दोस्तों, हमारे गांव या घर या कोई भी जान पहचान की जगह पर कुछ ऐसे दबे हुए रहस्य होते हैं और ये रहस्य सभी की सलामती के लिए दबा दिए जाते हैं। बड़ों की बात ना मानकर इन रहस्यों की तलाश में हम अनजानी और खतरनाक शक्तियों को आमंत्रित कर देते हैं, जिनका हर जाना हमें डर या कुछ समय तो अपनी जान देकर भुगतना पड़ सकता है। आज की यह सच्ची घटना मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद है, जिसे भूलकर भी मैं भुला नहीं पाता। दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं 15 साल का था। उस दिन शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए थोड़ी देरी हो गई थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही देरी हो गई थी। मुझे यह बात पता था कि घर जाते ही मुझे अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है और मैं डरते हुए अपने घर गया और सोच रहा था कि आखिर क्या बहाना बनाऊं। घर के अंदर बस पहुंचा ही था कि यहाँ का तो पूरा नजारा ही अलग था। मुझे मेरे मामा जी दिखे, जो किसी काम से हमारे गांव आए हुए थे। उन्होंने जाते वक्त मुझे अपने साथ नानी के गांव ले जाने का फैसला किया। मैं अभी पिछली बार 1 साल पहले ही नानी के गांव गया था। तभी मैंने सोचा कि एक बार फिर से नानी के गांव घूम ही आऊं। वैसे भी रोजाना कहां पर मैं घूमने जाता हूं। मैं खुशी के मारे अपनी सारी जरूरी चीजें पैक करने लग गया। मामा जी की अपनी दुकान थी और वो माल की डिलीवरी की वजह से यहाँ पर आए थे। आज उनका जाना बहुत ही जरूरी था, जिस वजह से उन्हें आज ही निकलना था। मैं भी काफी एक्साइटेड था अपने मामा के साथ जाने के लिए। हम दोनों उसी वक्त निकल गए मामा जी की बाइक से। रात काफी अंधेरी थी और गांव की तरफ बढ़ते हुए मुझे रास्ते के सारे पेड़ पौधों के हवा से हिलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हालांकि किसी तरह हम रात के 9 साढ़े 9 बजे तक घर पहुंच गए थे। उस रात को पता नहीं क्या था, पर गांव के ज्यादातर लोग अभी भी जगे हुए थे और बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैं काफी थका हुआ था, इसलिए अपने मामा के घर पहुंचते ही मैं सीधे जाकर सो गया। मैं अभी सोया ही था कि तभी मेरा ममेरा भाई अनमोल आकर मुझे परेशान करने लगा। मैंने उससे कहा, भाई अभी सो जाते हैं, अगली सुबह बात करेंगे ना। पर वो कहाँ नींद आने देता। हम दोनों वहीं बिस्तर पर लेटकर अब बातें करने लगे। इन्हीं बातों में मुझे बहुत पुरानी एक बात पता चली। मैंने यह बात बहुत पहले भी सुनी हुई थी, पर मैंने कभी भी इस पर गौर नहीं किया। बात यह थी कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे दूसरे हवेली में, जिसे हमने छोड़ दिया था, उसके सबसे आखिरी कमरे में कोई प्रेत रहता है। मैंने ये बात सुनी थी कि हमारा एक दूसरा भी घर है, जिसे काफी समय पहले ही मेरे मामा जी के परिवार ने छोड़ दिया था, और इसका कारण वही प्रेत था। यही एक कारण है कि हर अमावस्या की रात को वहां पर अलग से एक थाली में मांस रखकर उस घर के आगे रख दिया जाता है और अगले ही दिन वह खाने की थाली खाली मिलती है। इस चीज पर विश्वास करना मेरे लिए तो मानो इंसान के हवा में उड़ने जैसे था, क्योंकि कोई भी जानवर आकर वो खाना खाकर जा सकता है। और जहां तक बात है उस प्रेत की, तो उसके अस्तित्व को मानना ही मेरे लिए मुश्किल है। मैंने अनमोल से कहा, कल हम दोनों हवेली पे घूम के आते हैं ना। अनमोल का जवाब मिला, नहीं, वहां जाना मना है। मैंने कहा, हम दोपहर के वक्त जाएंगे यार, जब सब लोग सोते रहेंगे, और थोड़ी देर में घूमकर वापस आ जाएंगे। वैसे भी वो तो हमारी हवेली है ना। मुझे आज भी याद है 5 साल पहले हम उसी हवेली में खूब खेला करते थे। अगले ही दिन हम काफी देर से उठे, क्योंकि लगभग पूरी रात हमने बातें करते हुए ही बिताई थी। तो फिर दोपहर में सबके सब सो जाने के बाद हम लोग उस हवेली को देखने के लिए घर से निकल पड़े। मैंने कई बार इस हवेली के बारे में सुना था, पर कभी वहां पर गया नहीं था। अनमोल ने मुझे उस हवेली को बाहर से दिखाया। वो हवेली बाहर से दिखने में बहुत ही सुंदर मालूम पड़ रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना सुंदर घर भी भूतिया हो सकता है। मुझे जो कहानी वहां के बारे में पता चली थी, वह कुछ ऐसी थी कि इस हवेली को मेरे नाना जी के बाकी के 3 भाइयों के साथ मिलकर बनाया गया था, जिसमें चारों भाइयों ने पैसे दिए थे और हवेली को ऐसा बनाया गया था
कि मेरे नाना जी अपने तीनों भाइयों के साथ यहीं पर रह सकें। इसलिए हवेली काफी बड़ी और चौड़ी बनाई गई थी और तब तक हवेली का पूरा काम खत्म भी नहीं हुआ था। उस समय पैसों की कमी आने लग गई थी और किसी तरह कर्जा लेकर इस हवेली का पूरा काम किया गया। फिर आखिरी में हवेली के कुछ छोटे काम अभी बाकी थे, जैसे कि हवेली को रंगना इत्यादि सामान लाना, और तब तक के लिए हवेली का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। और उसी दौरान एक आदमी ने हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी। किसी को उस समय कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर कौन था वो आदमी जिसने ऐसा किया था। घर वालों के मुताबिक वो शायद कोई काम करने वाला मजदूर था। कुछ लोग उसे पागल बताते हैं तो कुछ कहते हैं कि गलती से वो गिर गया था। अब इसके पीछे का क्या सच है ये तो भगवान ही जाने। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि हवेली में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। यहाँ पर जो लोग काम करने आते थे उन्हें भी अजीब अजीब सा डरावना एहसास होने लगा। फिर यहाँ पर कोई भी काम करने नहीं आता था और जब यहाँ का शुद्धिकरण होने वाला था तभी जो पुजारी आए थे उन्होंने कह दिया था कि इस घर में अब कोई भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि पहले तो घर की दिशा ही पूरी की पूरी गलत है और घर का जो पिछला हिस्सा था वो खुली चुनौती देता था नकारात्मक ऊर्जाओं को। उस आदमी की अकाल मृत्यु भी एक कारण हो सकता था। इसके बाद घर के लोग काफी डरावना और भयानक महसूस करने लगे। पंडित जी ने यह भी कहा कि अमावस की रात से पहले एक थाली मांस से भरा हुआ यहाँ पर रख देना चाहिए। इससे प्रेतवादी शक्ति किसी और का शिकार करने से रुक जाएगी। उस दिन के बाद से फिर कोई भी हवेली में नहीं जाता था। हवेली पूरी वीरान और सुनसान हो गई और कहते हैं कि उस आदमी की आत्मा इस घर में भटकती है। मुझे बस इतनी बातें पता थी इस हवेली के बारे में। हम लोग हवेली के सामने पहुंच गए और जैसे मैंने कहा था हवेली सच में बहुत ही विशाल थी और अगर इसे रंग दिया जाता तो किसी राजा महाराजा के घर से कम नहीं लगती। तभी हमने सोचा जल्दी से हम हवेली घूम लेते हैं और वापस घर चले जाएंगे, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। यहाँ पर आना मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं हवेली के अंदर गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कि दरवाज़ा किसी टूटे हुए दीमक खाई लकड़ी की तरह खुलने लगा। जैसे ही हवेली के अंदर गया मुझे ये हवेली अंदर से काफ़ी डरावनी लग रही थी और यहाँ पर भला कैसे कोई रह सकता है। हवेली में ऊपर की तरफ जाते हुए दो अलग अलग सीढ़ियाँ थीं जो आगे चलकर मुड़ जाती थीं। मैंने कहा कि तुम भी मेरे साथ ही रहो, एक साथ इस हवेली को देखते हैं। हम हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर जाते ही हमने सोचा कि सबसे पहले ऊपर के कमरे को देख लेते हैं, वैसे भी वो बंद ही होंगे। मैं ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ा, तब तक अनमोल पता नहीं कहां पर चला गया था और जब मैं आधा सीढ़ी चढ़ चुका था तब मैंने देखा कि अनमोल मेरे साथ नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ऊपर अकेले देखकर आ जाता हूँ, शायद वो कहीं और घूम रहा होगा। ऊपर पहुंचते ही मैं हैरान हो गया। अनमोल ठीक मेरे सामने खड़ा था। अनमोल ने कहा, कितना धीरे चलते हो तुम? तभी मैंने कहा, इतनी जल्दी तुम ऊपर कैसे आ गए? तो उसने कहा, बस यूं ही। मैंने कहा, क्या तुमने ऊपर सारे कमरे को देख लिया है? क्या उसमें तुम्हें कुछ भूत वूत दिखा? तो उसने कहा, सारे कमरे बंद हैं, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं, चलो चलते हैं। फिर मैं सीढ़ी से नीचे उतरने लगा पर अनमोल अभी भी ऊपर ही था। मुझे लगा शायद वो कहीं कुछ देख रहा होगा। मैं नीचे आया तब जो मैंने देखा तो उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा अनमोल तो हवेली के बाहर से अंदर आ रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे नीचे आ गए? तो उसने कहा, नीचे कहाँ? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं टॉयलेट करके आता हूँ, पर तुम बिना रुके वहां से चले आए। मैं अब बहुत ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि शायद अब तक आधे रास्ते से अनमोल के साथ नहीं बल्कि मैं किसी और के साथ था। मैंने उसे इस घटना के बारे में बताया और इतना सुनते ही हम दोनों हवेली से तेजी से भागने लगे।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ था वो किसी तरह की असलियत थी। जितना भी मैं अंधविश्वास चीजों पर विश्वास नहीं करता था, वह सब एक पल में ही चकनाचूर हो गया था। मैं यह बात किसी को बताने की नहीं सोच रहा था, क्योंकि बताने पर हमें बहुत डांट पड़ती। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग डरते हुए अपने घर पहुंचे और घर पहुंचते ही हम बुरी तरह से हाँफ रहे थे। पसीने से हम पूरी तरह तरबितर हो चुके थे और हमारी यह दशा देखकर सबने काफी पूछा कि क्या हुआ है, पर हमने किसी न किसी तरह बात को टाल ही दिया। अब यहाँ से असली खौफ शुरू होने वाला था। शाम को मैं और अनमोल बाहर टहल रहे थे और सूरज ढलने के कगार पर था। खेलते वक्त मुझे अचानक से एक लड़का दिखाई पड़ा। वो मुझसे कुछ थोड़ा छोटा लग रहा था, पर पूरे काले रंग का था वो। वह हमारी तरफ घूरे जा रहा था, जैसे कि मानो उसे भी इस गेंद से खेलना हो। उस लड़के को हमने अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तो उसने अपनी मुंडी हिलाई और हमने उसे अपने खेल में शामिल कर लिया। हम थोड़े समय तक खेल ही रहे थे कि तभी उस बच्चे ने पेड़ की तरफ गेंद फेंकी। उसके गेंद फेंकने के कारण वहां पर मधुमक्खी का छत्ता फट गया, जिससे चारों तरफ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां हो गईं। इससे अब हमारे लिए वहां पर खेलना नामुमकिन था। उसने कहा कि अब यहाँ पर हम लोग खेल नहीं सकते, और इसलिए उस बच्चे ने हमें एक दूसरी जगह दिखाने के लिए अपने साथ लेकर गया, जहां पर हम लोग खेल सकते थे। वहां का रास्ता जंगलों से भरा हुआ था, पर वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी। रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर बड़ा सा एक खेत था जो पूरी तरह से खाली था, और वहां की फसल भी अब कट चुकी थी। फिर हम लोग वहीं पर खेलने लगे। करीब आधे घंटे बाद उस बच्चे ने गेंद फेंकी और इस बार वो गेंद झाड़ियों में कहीं पर चली गई। जब हम झाड़ियों के उस तरफ गेंद को देखने गए तो मुझे दिखा कि ये तो हमारी वाली ही हवेली है। वो बच्चा हमें हवेली के दूसरी तरफ ले आया था। असल में वह बच्चा हमें उस हवेली के बगल वाले खेत में ले आया था। तभी उस बच्चे ने मुझसे कहा कि वो गेंद हवेली में चली गई है। मैंने कहा, नहीं नहीं, वहां किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वहां भटकती आत्मा रहती हैं। पर पता नहीं वो लड़का बहुत जिद कर रहा था कि वो जाएगा, मतलब कि जाकर ही रहेगा। उसने कहा, हम सब एक साथ चलते हैं और गेंद लेकर आ जाते हैं। हम कुछ 5 जने थे। सबने अंदर जाने का फैसला कर लिया। तभी हम घर के अंदर गए और इस वक्त घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे इस घर की असलियत पता थी, इसलिए मैं डर से कांप रहा था। मैंने सबको कहा, हमें वापस जाना चाहिए यार, पर किसी को भी इस कहानी पर विश्वास नहीं था। इसलिए सब उत्तेजना में घर के कमरों में जाने लगे थे। मैं और अनमोल एक साथ ऊपर की तरफ गेंद ढूंढने लगे, और गेंद ढूंढते हुए हमें कुछ 1 घंटा बीत गया था और हमें पता भी नहीं चला कि हम घर में ही तब से घूम रहे हैं। अंत में मैंने घर से बाहर आकर सभी को कहा, अब बॉल नहीं मिलेगी, चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे सारे दोस्त दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, पर वह लड़का अभी तक नहीं आया था। तभी एक गेंद ऊपर से टप्पा खाते हुए हमारे सामने आकर गिरी। वो वही गेंद थी, पर वही सीढ़ी के किनारे से वो लड़का हमें देखकर एक डरावनी शैतानी हंसी दे रहा था। उसकी आवाज और चेहरे के भाव अपने आप बदल रहे थे। इसे देखते ही हम समझ गए थे कि ये कोई लड़का नहीं, बल्कि शायद कोई प्रेत है। हम सब डर से कांपते गिरते पड़ते वहां से भाग गए, और घर आकर हमने यह बात सबको बताई। हमें इसके लिए बहुत डांट भी पड़ी। उस दिन के बाद मुझे लगभग 1 हफ्ते तक बहुत तेज बुखार रहा। फिर थोड़े समय बाद उस घर को भी तोड़ दिया गया था। उस दिन के बाद आज तक हम गलती से भी उस जगह के करीब से नहीं गुजरे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।